नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, कैम छो दोस्तों। सो गाइज अगेन आपके साथ एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो स्पेशली फोकस की गई है आपका एमपी व्यापम के द्वारा जो आरएईओ और एसएडीओ की जो पोस्ट आई हैं। इन दोनों ही पोस्ट की अगर हम बात करें तो एमपी के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से फोकस होकर स्टडी कर रहे हैं, है ना। और आज मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर जो प्रीवियस ईयर आपका एग्जाम हुआ था 2013 के अंदर, उसी एग्जाम, प्रीवियस ईयर नहीं लेकिन बहुत साल पहले आपका एग्जाम हुआ था, उसी एग्जाम को हम डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम में केवल पार्ट 1 यानी कि सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट दो वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। सो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कि हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपका 27 नवंबर से स्टार्ट होगा। और इस बैच के लिए आप रजिस्टर करवा सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका 3 दिन का डेमो। बाद में आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट पे करना पड़ेगा, लेकिन 3 दिन का डेमो 27, 28, 29 3 दिन आपका डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा बैच के अंदर। और इसमें हम बेहतरीन फैकल्टीज आपको प्रोवाइड करवाएंगे जो अपने सब्जेक्ट में सुपीरियर है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास डॉक्टर ब्रिज बिहारी पांडे, मैं खुद, डॉक्टर राजेश राणा, और इसके अलावा भी हमारे पास इकोनॉमिक्स, बायोकेमिस्ट्री और आपका जो सॉइल साइंस है, इनके लिए जो बेस्ट फैकल्टीज हमारे पास अवेलेबल हैं। कहीं से भी जो आपके कह सकते हैं कि जिन्होंने बहुत बार आपके बहुत सारे एग्जाम्स को कवर अप किया हुआ है, या बहुत सारे एग्जाम्स को देखने के बाद उन्होंने एक आज अच्छे लेवल पर जो एस्टेब्लिश्ड हैं, उन्हीं लोगों को हम आपके लिए जो है कोचिंग अवेलेबल करवाने के लिए, उनको टीचिंग प्रोवाइड करवाने के लिए आपको बुलाएंगे। उन्हीं फैकल्टीज को बुलाया जाएगा जो अपने एक सेक्टर के अंदर, जो जैसे कि हॉर्टिकल्चर है, एग्रोनॉमी है, उसमें जो बेस्ट है, उन्हीं फैकल्टीज को आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और गाइस आपको डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप हिंदी में करवाओगे या आप इंग्लिश में करवाओगे। ये पूरा का पूरा बायलिंगुअल रहेगा, ठीक है। और आप अगर किसी भी चीज का आपको डाउट है तो हमारी एग्री कोचिंग इंदौर ब्रांच और एग्री मेंटर जो आपका सागर ब्रांच है, उनमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और एग्री कोचिंग इंदौर और एग्री कोचिंग सागर के जो आपके हेड है, उनके कांटेक्ट नंबर है, तो आप उनसे जो चाहे पूछ सकते हैं। ये हमारा बैच ऑफलाइन भी चलाएंगे और ऑनलाइन भी चलाएंगे। अगर लॉकडाउन ओपन होता है तो ऑफलाइन चलेगा, अदरवाइज ये आपका ऑनलाइन बैच ही रहेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मेज ओरिजिनेटेड इन, मक्का की उत्पत्ति कहां हुई। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मक्का की उत्पत्ति कहां हुई। नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, या सेंट्रल अमेरिका के अंदर। 4 ऑप्शन थे। उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब देखिए गाइस, यहां पर जो आपके ओरिजिन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हैं, मेनली जो एग्रोनॉमी से पूछे जा रहे हैं, वो क्रॉप से ही रिलेटेड है, क्रॉप के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। तो हमें क्रॉप के जो आपका ओरिजिन है, क्रॉप का जो साइंटिफिक नेम है, उसके अंदर उसका जो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीड, उनकी स्पीसीज हैं, उनके सीड रेट है, उनको याद करना पड़ेगा। उसके अंदर सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो आपका, या उसके अंदर आइसोलेशन डिस्टेंस आपका सीड के लिए, है ना। तो सीड एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उनको आपको बताते रहेंगे, उन्हीं को आपको बार बार कुछ वीडियोस के थ्रू भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। बाकी जो भी बच्चा कोर्स को ज्वाइन करेगा, आप इफेक्टिवली आपको स्टडी करवाई जाएगी। और हिंदी और इंग्लिश वालों को वैसे भी डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन है कि मक्का ओरिजिन कहां हुआ था। तो सेंट्रल अमेरिका, आप जानते हैं कि मैक्सिको के अंदर इसका जो है ओरिजिन हुआ था, है ना। तो ये यहां पर आपका है कि सेंट्रल अमेरिका के अंदर जो है आपका मक्का ओरिजिन हुआ था, उसकी मक्का की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीड रेट पर हेक्टेयर ऑफ देसी कॉटनीज। तो देखो, मैंने अभी बोला था कि देसी कपास के प्रति सीड रेट, यानी कि जो प्रति हेक्टेयर बीज दर है, वो क्या है। तो अभी मैंने बोला था कि सीड रेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, ना। तो यहां पर पहला ऑप्शन है 30 से 40, दूसरा है 12 से 18 किलोग्राम, तीसरा है 20 से 30 किलोग्राम, चौथा है 25 से 35 किलोग्राम। तो आपका जो सीड रेट है देसी कॉटन के लिए, वो 12 से 18 किलोग्राम होता है। और आपका बाकी जैसे हाइब्रिड कॉटन है, आपका बीटी कॉटन है, इनके लिए आपका अलग अलग सीड रेट रहता है। तो उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अलग अलग आपकी जो क्वालिटी है, उसके अंदर पोलान पॉपुलेशन कितना आपके फील्ड में होता है, वो भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा, 12 से 18 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट द वाटर इज हेल्ड इन द सॉइल एट टेंशन 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 10,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपकी मिट्टी के अंदर जो सॉइल है, उसके अंदर जो वाटर आपका
फोर्स के साथ, एक अट्रैक्शन के साथ क्या होता है, वहां पर पकड़ा जाता है, आपकी सोइल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वो कितने फोर्स के साथ अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग सोइल के जो वाटर होते हैं, आपने सुना होगा सोइल के अंदर ग्रेविटेशनल वाटर होता है, कैपिलरी वाटर होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, या फिर आपका विल्टिंग पॉइंट कंडीशन होती है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। तो ये क्या होती हैं, इनके अंदर कैसे हमारा जो वाटर किस स्टेज में कितने प्रेशर के साथ अवेलेबल रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए यहां पर कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की बात की जा रही है, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। कितने पे होता है, 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। लेकिन जो फील्ड कैपेसिटी की बात करें तो वो आपका 0.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। 0.1 से 0.3 के बीच में, 0.1 से कम होगा तो वो आपका ग्रेविटेशनल वाटर होता है, गुरुत्वाकर्षण जो पानी होता है वही होता है ना। तो पानी आपका सोइल में कितने फोर्स के साथ अवेलेबल है, उस चीज को यहां पर पूछा जा रहा है। तो ये हम पूरा का पूरा जब आपके वाटर वाला पोर्शन पूरा स्टडी करेंगे, उस समय हम आपको अच्छे से बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है ना। तो सोइल की जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को, इरिगेशन वाटर को, उन सभी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो पोर्शन आते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेंट यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन इज, जो आपका ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए कौन सा एज ए रिफ्लेक्टेंट यूज किया जाता है। आपको पता होना चाहिए एंटी ट्रांसपेरेंट जो होती है उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो पानी बाहर निकालती है, किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, है ना। उसके अंदर रंध्र होते हैं, उन रंध्रों से क्या होता है, पौधे के अंदर पत्तियों से पानी बाहर निकलता है। तो ये जो पानी बाहर निकलता है उस प्रोसेस को आप बोलते हो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, है ना। तो उसके बाद आपका इवेपोरेशन होता है, कंप्लीट प्रोसेस आपकी इवेपोट्रांसपिरेशन होती है ना। तो यहां पर आपका है कि रिफ्लेक्टेंट एज ए एंटी ट्रांसपेरेंट। अब एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को रोक देते हैं, वो या तो स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं या वो एज ए रिफ्लेक्टेंट वर्क करते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है रिफ्लेक्टेंट का काम कौन सा केमिकल करेगा, ठीक है। तो आपका जो केओलिन होता है वो एज ए रिफ्लेक्टेंट का काम करता है, आपके एंटी ट्रांसपेरेंट का जो काम करता है। तो इसको आप एंटी ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हो, है ना, लेकिन ये आपका क्या करेगा, एज ए रिफ्लेक्टेंट का काम करेगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन हमारा है सोइल टेक्सचर, यानी कि भूमि संरचना। सोइल टेक्सचर का मतलब है कि टेक्सचर क्या होता है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल, भूमि के कणों का विन्यास, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के संबंधित अनुपात, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सोइल पार्टिकल यानी कि भूमि के कणों से संबंधित अनुपात, या नन ऑफ दीज यानी में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए सोइल टेक्सचर क्या है। तो सोइल का टेक्सचर, सोइल का स्ट्रक्चर, या सोइल की बाकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन यहां पर आते हैं, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टेक्सचर होता क्या है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि सोइल के अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले, आपके 3 प्रकार के पार्टिकल होते हैं ना। तो सैंड, सिल्ट और क्ले का जो आपस का अनुपात होता है, जो उनका आपस में जो प्रोपोर्शन होता है, वही हमारा टेक्सचर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल, यानी कि भूमि के कणों से संबंधित अनुपात, है ना, उनका आपस में अनुपात क्या है, वो आपका क्या है, सॉइल का टेक्सचर। लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर ये होता है गाइस कि उसके अंदर जो ये आपके सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो अरेंज कैसे हैं, वो वहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल क्या होता है। वो अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल क्या होता है, आपका सॉइल का टेक्सचर होता है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हुआ, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल। अगला क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ सॉइल इज रिलेटेड टू फॉलोइंग प्रॉपर्टी, भूमि का जो घनत्व है निम्नलिखित गुणों में से संबंधित है। किस गुण से संबंधित है, तो अभी मैंने बोला था कि सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, आपकी जो भौतिक गुण होते हैं, उनमें से आपका सॉइल का जो सॉइल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो उनमें सबसे पहले सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का स्ट्रक्चर, सॉइल की डेंसिटी। डेंसिटी के अंदर 2 प्रकार की डेंसिटी होती है, बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है, अगर आप उस वीडियो पे जाके देखना चाहते हैं तो वहां से आप देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी आए हुए हैं, यहां पर बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में गलत होते हैं। क्यों, क्योंकि हमने हमेशा इजी क्वेश्चन को ही गलत करना होता है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, जब स्टडी करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि ये क्वेश्चन हमें बहुत बेहतरीन तरीके से आता है, और हम उसको छोड़ देते हैं, उस टाइम उसका रिवीजन नहीं करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि इजी चीजें जो आपको ज्यादा आती हैं उनको ज्यादा रिवीजन करना चाहिए, ज्यादा नोट्स के चक्रों में नहीं पढ़ना चाहिए कि ये भी ले लूं वो भी ले लूं। एक नोट्स पे आप स्थिर रहकर उसी में से प्रिपरेशन कीजिए। सभी नोट्स एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हम आपका जो स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल प्रिसाइज्ड है ना। उसके अंदर हम आपको एक अच्छे तरीके से आपको उन्हीं चीजों को बता रहे हैं, उन्हीं चीजों को समझा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होता है, आपका डेंसिटी जो होती है वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, भौतिक गुण होता है, ठीक है। चलिए,
अगला है एक टन, यानी कि 1 टन इज इक्वल टू कितने किलोग्राम, यानी कि 1 टन कितने किलोग्राम के बराबर होता है। देखिए यहां पर आपका टन जो होता है उसके अंदर 10 क्विंटल होते हैं, 1 टन में कितने होते हैं, 10 क्विंटल होते हैं ना। तो यहां पर आपका 1 क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर होता है। तो 1 टन आपका कितना हुआ, 10 क्विंटल, और 1 क्विंटल कितना हुआ, 100 किलोग्राम। तो 10 क्विंटल कितने हो जाएंगे, 10 गुना 100 यानी कि 1000 किलोग्राम। समझ में आया आप लोगों को। अगला आपका जो क्वेश्चन है CN रेशियो, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो आपके प्लांट मटेरियल में कितना होता है। जो पौधे के जो मटेरियल होते हैं, आपका जो प्लांट जो मटेरियल है उसमें CN यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो क्या होता है, 20:1, 30:1 या 100:1। सो गाइज आपका यहां पर आंसर जाएगा 100:1। क्या जाएगा, 100:1 है ना। तो ये CN रेशियो आपके ऑर्गेनिक मैटर के केस के अंदर, प्लांट रेजिड्यू के केस के अंदर, और भी बहुत सारे जो आपके जो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं उनके अंदर CN रेशियो, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका पूरा का पूरा टेबुलर फॉर्म में वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये एक आपका क्रेमिंग वाला पोर्शन है जो कि आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। चलिए, सो आंसर क्या है, 100:1। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ, नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। देखिए गाइस, जितने भी आपके आवश्यक तत्व हैं जो फसलों को आवश्यक होते हैं, पौधों को आवश्यक होते हैं, है ना, वो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, एनाइन फॉर्म में या आपके केटाइन फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ऋणात्मक या धनात्मक उनका फॉर्म जो होता है उसमें ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो यहां पर नाइट्रोजन का पूछा जा रहा है कि पौधों के द्वारा किस फॉर्म में ये अवशोषित किया जाएगा। आपका NO2 या फिर N2O या फिर NO3 नेगेटिव या आपका NO2। देखिए गाइस, यहां पर आपका जो NO3 है वो क्या है, नाइट्रेट है। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। बाकी सभी जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो या तो आइदर ऋणात्मक या केटाइन फॉर्म में या एनाइन फॉर्म में, ऋणात्मक या धनात्मक दोनों फॉर्म में से एक ही फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाएंगे। तो यहां पर आपका क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो आपका अमोनिया फॉर्म जो होती है वो आपकी पॉजिटिव फॉर्म होती है, केटाइन फॉर्म होती है ना, और जो आपका नाइट्रेट होता है वो नेगेटिव फॉर्म होती है, ऋणात्मक फॉर्म होती है। तो ये दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। जो आपके वाटर लॉगिंग कंडीशन में पौधे ग्रो करते हैं, उन कंडीशन के अंदर पौधे ज्यादातर जो है वो वही पौधे जो खासकर वाटर लॉगिंग में ग्रो हो सकते हैं, जैसे कि राइस, वो आपके अमोनिया फॉर्म को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन बाकी पौधे जितने भी होंगे वो नाइट्रेट फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहां पर याद रखना, जो नाइट्रेट है वो क्या है, आपका एब्जॉर्ब किया जाता है ना। तो अमोनिया तो ऑप्शन में नहीं है, और अमोनिया ऑप्शन में होगा भी नहीं, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो दोनों में से एक ही आएगा, या फिर बोथ ए और बी ऑप्शन, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आंसर क्या होगा, NO3 नेगेटिव यानी कि नाइट्रेट फॉर्म। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट फाउंड इन MP। MP के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी भूमि नहीं पाई जाती, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल। सो गाइस, आपको पता है कि आपका जो MP का एरिया है, यहां पर ये क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही होता है, क्योंकि आपके एरिया की नॉलेज आपको अच्छे से होती है। एलुवियल सॉइल आपके एरिया में पाई जाती है, लेटराइट सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल भी पाई जाती है, यानी कि काली भूमि भी होती है। लेकिन जो लाल भूमि है, रेड सॉइल है, वो बहुत ही रेयर पाई जाती है। ये ज्यादातर जो आपका फॉरेस्ट एरिया होगा या फिर जो आपके साउदर्न रीजन होते हैं, वहीं पर ये ज्यादातर जो आपकी सॉइल फाउंड आउट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रेड सॉइल। ठीक है, लाल भूमि। अगला क्वेश्चन है कार्बोनेशन इज टाइप ऑफ वेदरिंग कॉल्ड एज। अपक्षयन के कार्बोनेशन के प्रकार को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बोनेशन क्या है और वेदरिंग क्या है ना। वेदरिंग का मतलब है आपकी सॉइल बनने से पहले जो आपका रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है ना, आपकी जो रॉक्स होते हैं वो टूटती हैं, उसके बाद आपकी सॉइल फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहां पर अपक्षयन जो होता है आपका, वो अपक्षयन जो है, कार्बोनेशन किस प्रकार का अपक्षयन है, भौतिक प्रकार का है, रासायनिक प्रकार का है, जैविक प्रकार का है, या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या नन ऑफ दीज। आपको पता होना चाहिए आपके सोइल के अंदर, जो आपकी रॉक्स के अंदर फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, जब कोई बाहर का कंपोनेंट उसको तोड़ता है। केमिकल वेदरिंग में क्या होते हैं, जब डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट आपस में वहां पर मिक्स होते हैं। ठीक है, और अगला है बायोलॉजिकल, तो उसमें आपके जो एनिमल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन का मतलब है कार्बन का ऐड होना। ठीक है, तो कार्बन ऐड जो हो रहा है वो एक प्रकार से केमिकल रिएक्शन में जाएगा, और वो आपका किस प्रकार का वेदरिंग होगा, केमिकल वेदरिंग में आएगा। इसका आंसर क्या होगा, केमिकल वेदरिंग। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है लाइम इज एडेड इन द सोइल फॉर विच पर्पस। भूमि में चूना क्यों मिलाते हैं। तो भूमि के अंदर जो चूना मिलाया जाता है उसका कारण होता है, पहला ऑप्शन है इंक्रीज द पीएच, दूसरा है डिक्रीज द पीएच, तीसरा है मेंटेन द पीएच, चौथा है नन ऑफ दीज।
इंक्रीज द पीएच मतलब पीएच को बढ़ाने हेतु, डिक्रीज द पीएच पीएच को घटाने हेतु, मेंटेन द पीएच यानी कि पीएच को बनाए रखने हेतु। तो आपको पता होना चाहिए जो चूना है वो आपका पीएच को बढ़ाने के लिए यूज किया था, क्योंकि चूना के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम आपको पता है सैलाइन सोइल में होता है, तो उसका आपका पीएच ऑब्वियस सी बात है 7 से ऊपर होता है, तो 7 से ऊपर यानी कि बढ़ाने का काम कर रहा है एक प्रकार से। तो पीएच को इंक्रीज करने का काम कौन करेगा, यहां पर चूना करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज द पीएच। अब देखो यहां पर जिप्सम के केस में पूछा था कि जिप्सम किसमें यूज करते हैं, तो जिप्सम हम कहां करते हैं, आपके अगर क्वेश्चन आता है तो बता रहा हूं, ठीक है, तो वो हम करते हैं एल्केलाइन सोइल में। उसका रीजन क्या होता है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इन सोइल के रिलेटेड, हमें क्या ऐड करना चाहिए, सोइल का एमिलिएट कैसे करना चाहिए, सोइल को कैसे हमें अगर लाइम सोइल हो चुकी है, एसिडिक सोइल हो चुकी है, तो किन किन चीजों से हम इनको जो है इंप्रूव कर सकते हैं, सोइल की स्थिति को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो हम जब प्रॉब्लमेटिक सोइल को पढ़ेंगे तो इनके बारे में अच्छे से जानेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है गाइस, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज द पीएच यानी कि पीएच को बढ़ाने के लिए। अगला है पीएच ऑफ एल्केलाइन या सोडिक सोइल क्या होता है। 5 से 6 यानी कि क्षारीय या सोडिक भूमि का पीएच कितना होता है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 या 8 से 10। आपको पता होगा कि सैलाइन सोइल का पीएच होता है आपका 7 to 8.5, और 8.5 से ऊपर जो पीएच होता है वो किसका होता है, एल्केलाइन सोइल का होता है। एल्केलाइन में आपको पता है सोडियम अमाउंट ज्यादा होता है, सैलाइन के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ज्यादा होते हैं। तो यहां पर आपकी जो एल्केलाइन सोइल होती है उसका पीएच आपका 8.5 से ज्यादा होता है, 8 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो 8 से 10 के बीच में जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा एलिमेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व बहुत ज्यादा सहायक होता है, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम। सो गाइस आपको पता होना चाहिए यहां पर जब भी हम बात करते हैं किसके एलिमेंट के केस में, तो बहुत सारे एलिमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर या नाइट्रोजन की फिक्सेशन के अंदर कौन सा एलिमेंट हेल्प करेगा, तो आपका जो मोलिब्डेनम होता है वो एक्चुअल में जितने भी आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बैक्टीरिया का, उस समय उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में आपका मोलिब्डेनम का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है ना। जब हम एक्चुअल में जो पूरा का पूरा जो न्यूट्रिएंट पोर्शन है, न्यूट्रिएंट को स्टडी करेंगे, तब हम जानेंगे उसके अंदर कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी कहां होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, उनके साथ जो आपका एडिशनल फंक्शन है वो क्या होता है, तो वो हम अच्छे से उस समय जानेंगे। ठीक है गाइस, और इसका आंसर हमारा क्या होगा, मोलिब्डेनम। और अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंसीडर्ड टू बी एन इमोबाइल एलिमेंट इन द प्लांट। इमोबाइल एलिमेंट कौन सा होता है आपके प्लांट के केस के अंदर, या पौधों में कौन सा तत्व आपका स्थिर तत्व होता है, सतर तत्व के रूप में जाना जाता है। तो देखिए गाइस, आपके पौधों के अंदर मेनली बहुत सारे वैसे तो इमोबाइल और मोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जैसे फास्फोरस है, तो फास्फोरस सोइल के अंदर इमोबाइल होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन जो है वो आपका प्लांट के अंदर भी सोइल के अंदर भी दोनों में मोबाइल कंडीशन में रहता है ना। तो आपका जो कैल्शियम यहां पर दिख रहा है, कैल्शियम और बोरोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्लांट के अंदर इमोबाइल कंडीशन में पाए जाते हैं। कैसी कंडीशन में पाए जाते हैं, इमोबाइल, जो मूवमेंट नहीं करता है। ये खासकर आपके टिप रीजन में इनमें डेफिशिएंसी देखने को मिलते हैं, है ना। तो हम डेफिशिएंसी जब पढ़ेंगे तब हम इनको अच्छे से जानेंगे कि एक्चुअल में कैसे हमारा कैल्शियम क्या डेफिशिएट करेगा और आपका बोरोन क्या डेफिशिएट करेगा। जैसे आपने सुना होगा बोरोन आपका पोलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है, तो पोलन जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम एक्चुअली में प्लांट के अंदर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है ना, उसके अंदर जो मेनली जो ऊपर का ग्रोथ रीजन होता है उसको ग्रो करता है ना। तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ जाती है तो पूरा का स्ट्रक्चर नहीं बिल्डअप हो पाएगा, आपका जो प्लांट है वो अच्छे से बन नहीं पाएगा, उसका स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, है ना। तो इन सभी चीजों में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। समझ में आया। तो यहां पर कौन सा तत्व है जो कि आपका प्लांट के अंदर इमोबाइल, इमोबाइल मतलब जो मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है, एक स्थिर कंडीशन के अंदर होता है, तो वो कौन सा होगा आपका कैल्शियम। बोरोन ऑप्शन में होता तो बोथ ए और बी आ जाता, लेकिन यहां पर कैल्शियम है तो अकेला कैल्शियम आएगा, और कैल्शियम और बोरोन दोनों यहां पर आंसर आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू फैमिली ग्रामिनी। कौन सा पौधा या कौन से प्लांट जो है वो ग्रामिनी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। तो ओट, बार्ले, ओकरा, मेज, कौन सा पौधा, ओट, बार्ले, ओकरा, मेज। गाइस अगर हम बात करते हैं ओट के बारे में, बार्ले के बारे में, मेज के बारे में, तो ये सारे हमारे ग्रामीणी फैमिली से बिलोंग करते हैं। वीट, राइस, सुगरकेन, है ना, ये सोरगम, ये सारे के सारे क्या है आपके ग्रामीणी फैमिली से बिलोंग करने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर जो ओकरा है वो आपका भिंडी जो होता है वो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, मालवेसी, है ना। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, मालवेसी फैमिली से बिलोंग करने वाला पौधा भिंडी, जो कि हमारा ग्रामीणी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली जो क्वेश्चन है, मैंने अभी बोला था कि आपके पौधों के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन क्या है, घूमने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर ऑन।
जो आपका नाइट्रोजन की कमी होने के कारण उसके केस में ये सबसे पहले किन पत्तों पर या कहां पर ये सबसे पहले दिखाई देते हैं, इनके लक्षण जो होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन की जब डेफिशिएंसी होती है, एक्चुअल में ये पूरा का पूरा टॉपिक है, जब हम समझते हैं ना तब हमें समझ में आता है ये, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मेनली जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इन सभी के ही आपके जो लक्षण होते हैं ज्यादातर आपके पुरानी पत्तियों पे नजर आते हैं। कहां पे आते हैं? पुरानी पत्तियों के ऊपर इनके लक्षण नजर आते हैं। जब भी इनकी कमी होती है तो पौधे के अंदर पुरानी पत्तियों में आप इनके लक्षण देख सकते हैं। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन के केस में पूछा गया है, तो एक बात बताइए, नाइट्रोजन के केस में पूछा गया कि लोअर लीव्स यानी कि नीचे की पत्तियों पर, मिडिल लीफ यानी कि मध्य की पत्तियों पर, और टॉप लीफ यानी कि ऊपर की पत्तियों पर, या ऑल ऑफ दीज पर। देखिए सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं उन्हीं की बात पूछी जा रही है। तो सबसे पहले जो है वो आपका, मैंने अभी बोला कि पुरानी पत्तियों के ऊपर आते हैं। लेकिन एक बात बताइए, यहां पुरानी पत्तियों का आंसर नहीं है, तो नीचे की पत्तियां हैं, मध्य की पत्तियां हैं, या ऊपर की पत्तियां हैं। आप एक बात बताइए कि पुरानी पत्तियां कौन सी होती है? ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो नीचे की पत्तियां होती हैं वही हमारी पुरानी पत्तियां होती है, और जो ऊपर की पत्तियां वो हमारी नई पत्तियां होती है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? आपका जो नीचे की पत्तियां हैं, लोअर लीव्स हैं, वो हमारी क्या होती हैं? यहाँ पर आंसर होगा कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी कहां से होने वाली है? वो आपकी नीचे की पत्तियों पर होने वाली है, ठीक है। चलिए अगला अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। कौन सी क्रॉप का एरिया हाईएस्ट है, यानी कि आपका कौन सी जो क्रॉप है, कौन सी फसल जो है वो संसार में सर्वाधिक खेती उसकी जो है की जाती है, उसका क्षेत्रफल जो है सबसे ज्यादा है। तो कौन सी क्रॉप है वो आपकी, कौन सी फसल है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? वीट होगा, क्योंकि वीट का एरिया आपके संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा है। और आपको पता होना चाहिए वीट आपके वर्ल्ड की स्टेपल फूड क्रॉप है। तो क्वेश्चन का आंसर वैसे भी गलत नहीं होना चाहिए कि वर्ल्ड की स्टेपल फूड क्रॉप कौन सी है, तो वीट है। तो उसी से हमारा आंसर क्या चला जाएगा कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा या संसार की सबसे ज्यादा आपकी ग्रो करवाने जाने वाली फसल, उगाने जाने वाली फसल कौन सी है आपकी सबसे ज्यादा एरिया के अंदर, क्षेत्रफल के अंदर? तो उसका नाम क्या होगा आपका? वीट। अगला क्वेश्चन है द नॉर्मल सीड रेट ऑफ व्हीट इज। गेहूं का सामान्य बीज दर क्या होता है? तो आपको बता दूं कि गेहूं का सीड रेट, अब देखो सीड रेट से फिर क्वेश्चन आपका आ चुका है। पहले कॉटन का सीड रेट आया था, अब आपके गेहूं से सीड रेट आ चुका है। तो कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार वही बात है, हम ज्यादातर उन क्वेश्चन को नेग्लेक्ट करते हैं पढ़ते हुए जो हमारे कॉमन लगते हैं। तो देखिए आपका 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है, 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है, 75 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है, या 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉडकास्टिंग अगर हम करते हैं उस केस में 125 यानी कि ज्यादा सीड रेट रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन यहां पर गेहूं की सामान्य बीज दर पूछी जा रही है, तो उस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी कि 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। चलिए उसके बाद है विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगरकेन इज क्रिटिकल फॉर इरिगेशन। सिंचाई हेतु गेहूं गन्ने की कौन सी अवस्था क्रिटिकल होती है? तो आप बताइए कि इसके अंदर जब भी हम बात करते हैं गन्ने के अंदर या फिर बाकी फसलों के अंदर, तो हम जब प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पोर्शन पढ़ते हैं उस समय हम अच्छे से जानते हैं कि एक्चुअल में कौन सी हमारी जो क्रॉप है उसके अंदर सबसे ज्यादा हमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी किस स्टेज के अंदर हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है, किस स्टेज में हमें फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा टॉपिक ऐसा है, उस टॉपिक के अंदर हम अच्छे से जान सकते हैं कि कैसे हमारा जो पौधा है किस स्टेज के अंदर, किस अवस्था में सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन ले सकता है, किस अवस्था में सबसे ज्यादा आपका फर्टिलाइजर को ले सकता है, न्यूट्रिएंट को ले सकता है, और किस अवस्था में वो आपका जो है वाटर की उसकी रिक्वायरमेंट होती है, पानी की उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहां पर जर्मिनेशन स्टेज का बोला गया है, उसके बाद ग्रेन ग्रोथ फेज का बोला गया है, फॉर्मेटिव स्टेज का बोला गया है, और आपका राइपनिंग स्टेज में यानी कि परिपक्व अवस्था बोला गया है। तो आपको पता होना चाहिए यहां पर जो आपका शुगरकेन है सबसे जो क्रिटिकल स्टेज है उसकी वो आपकी फॉर्मेटिव स्टेज होती है। कौन सी होती है? फॉर्मेटिव स्टेज जो है वो बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। किसके लिए? आपके गन्ने के ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड हर्बिसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ हार्डी ब्रॉड लीफ वीड इन व्हीट। गेहूं में कठोर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के उपचार हेतु निम्नलिखित में कौन शाकनाशी है? अलग्रिप है, 2,4-D है, स्टॉम्प एक्स्ट्रा है, या एवेडेक्स है? सो गाइस यहां पर आपको पता होना चाहिए, जब भी देखो ये कुछ आपके हर्बिसाइड में आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, उन लिस्ट से आपको याद हो जाएगा कि यहां पर कौन कौन से आपके ब्रॉड लीफ हर्बिसाइड होते हैं, कौन कौन से ब्रॉड लीफ एक्चुअल में आपके वीड होते हैं, वहीं से आपका क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो यहां पर याद रखना, गेहूं में जो चौड़ी पत्तियों वाले खरपतवार हैं उसमें आंसर जाएगा अलग्रिप। ठीक है, मेट सल्फ्यूरोन जो है वो आपका यूज किया जाता है चौड़ी पत्तियों वाले जो आपके साखना जो आपके साख हैं, वीड है ना, उनको खरपतवारों को खत्म करने के लिए। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है एमर व्हीट इमेर गेहूं क्या है आपका, टेट्राप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड है या हैप्लॉइड है। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल व्हीट हमारा क्या है, जो गेहूं है वो हमारा क्या होता है, हेक्साप्लॉइड होता है, लेकिन एमर व्हीट जो होता है वो क्या होता है आपका, टेट्राप्लॉइड होता है। क्या होता है आपका, टेट्राप्लॉइड। ठीक है। नेक्स्ट आपका है इनोकुलेशन इन लेग्यूम क्रॉप इज डन टू इंप्रूव, दलहनी फसलों में इनोकुलेशन से सुधारा जाता है कि दलहनी फसलें जो होती हैं उनमें इनोकुलेशन से कैसे सुधार सकते हैं, जर्मिनेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, लाइट इंटरसेप्शन या टिलरिंग। सो आपका पूछा जा रहा है कि इनोकुलेशन जो है वो किस स्टेज में हमें या किस कंडीशन में या किस चीज को इंप्रूव करने में, किस चीज को सुधार करने में हमारे काम में आता है। तो इनोकुलेशन जो होता है हम किसका करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया का करते हैं। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्यों किया जाता है आपकी दलहनी फसलों में, क्योंकि इसका कारण ये होता है क्योंकि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये आपकी दलहनी फसलों के अंदर रूट के अंदर नोड्यूल बनाते हैं, और नोड्यूल बनाने के बाद उसके अंदर आपकी जो नत्रजन होती है हवा के अंदर उसको फिक्स करने का काम करते हैं, उसका स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि इनोकुलेशन किया जाता है जो लेग्यूम के रूप के अंदर दलहनी फसलों के अंदर, वो आपका नाइट्रोजन को स्थिरीकरण यानी कि नत्रजन को स्थिरीकरण करने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहां पर क्वेश्चन है वीड इन मेज कैन बी कंट्रोल्ड विद द प्री इमरजेंस एप्लीकेशन, मक्का में खरपतवारों का उपचार उगने से पूर्व प्रयोग करने से होता है। वीड जो है आपके मेज के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं, और उसी यहां पर पूछा जा रहा है कि प्री इमरजेंस की उनके ग्रो करने से पहले ही मेज की क्रॉप में हमें किस हर्बिसाइड का, किस आपके खरपतवार नाशी का हमें उपयोग करना चाहिए। ठीक है। तो आपका एक बात बताऊं यहां पर एट्राजिन, ग्रामोसोन, टॉपिक 2,4-D। तो देखिए आपका मेज के अंदर जो है अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो आपका एट्राजिन यूज किया जाता है, क्योंकि देखो ग्रामोसोन जो है वो एक ऐसा केमिकल है जो पूरी की पूरी आपकी फसल को, पूरी की पूरी वेजिटेशन को खत्म कर सकता है ना। तो यहाँ पर एट्राजिन जो है वो आपका आंसर जाएगा 2,4-D ब्रॉडलीफ के हेर्बिसाइड होते हैं उनके लिए होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका एट्राजिन। तो मैंने फिर वही बोला कि कुछ आपके लिस्ट जो कि इंपॉर्टेंट हेर्बिसाइड है और उनके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें तो सोयल एयर इज, ये क्वेश्चन है कि सोयल एयर जो होती है वो आपकी क्या है, एक्सचेंज ऑफ यानी कि हवा जो है आपकी मिट्टी के अंदर वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस बिटवीन सोयल, पोर स्पेस एंड एटमॉस्फेयर। तो देखिए हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का आपका क्या आपस में एक्सचेंज होता है, बदलाव होता है। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस बिटवीन सोयल, पोर स्पेस एंड एटमॉस्फेयर, कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का आपका क्या यहां पर बदलाव होता है। नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिटवीन सोयल, पोर स्पेस एंड एटमॉस्फेयर। तो आपको पता होना चाहिए आपकी जो सोयल एयर होती है, क्योंकि वहां पर रूट आएंगी, रूट के अंदर आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों का बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन होना जरूरी होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुरूप आपका जो सेकंड ऑप्शन है कि एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। सोइल के अंदर, एयर के अंदर, अगर सोइल एयर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमारे दो आपकी गैसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका ही एक्सचेंज जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो सोइल के अंदर एनारोबिक कंडीशन होगी, और अगर ऑक्सीजन होगी तो सोइल के अंदर आपकी एरोबिक कंडीशन होगी। और आपको पता होना चाहिए एरोबिक कंडीशन में आपके पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं, एनारोबिक कंडीशन में आपके पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस बिटवीन सॉइल, पोर स्पेस एंड एटमॉस्फेयर। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, और ये हमारा प्रीवियस ईयर आरएईओ का एग्जाम था। सो गाइज आगे जो हम 27 ऑफ नवंबर से एक नया आपका बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपी आरएईओ के लिए। इसका 3 दिन का आपके लिए डेमो रहेगा। जो भी स्टूडेंट डेमो में आना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, और बाकी आपको एग्री कोचिंग इंदौर और आपका एग्री मेंटर सागर दोनों ब्रांचेस के जो आपके हेड हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए गए हैं, उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं। और दूसरा, अगर उनके बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए कि बैच के रिगार्डिंग या फिर कोई और, तो आप गिवन नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी जिसने भी ज्वाइन करना है डेमो को तो वो डायरेक्टली लिंक में जाए, वहां पर एक एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, उसका लिंक अवेलेबल है फॉर्म का, उस फॉर्म को फिल कीजिए और आप जो है अवेलेबल होंगे। आपको एक लिंक आएगा
27 नवंबर को, और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू जूम एप्लीकेशन। बट गाइस मैं पहले ही बोल देता हूं, इसमें केवल 100 स्टूडेंट की लिमिट है, और आई थिंक सो मोस्टली सीट फिल हो चुकी है। मुझे नहीं पता कितनी सीट फिल हुई है, लेकिन मोर देन आपकी 70% सीट फुल है, मुझे इतना पता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही 100 स्टूडेंट हुए उसके बाद हम आपको नहीं ज्वाइन करवा पाएंगे क्लास के अंदर। सो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइए। जो पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वही लोगों को हम पहले आपका अलाउ करेंगे क्लास के लिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।